चलो याद रखो। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल का जिक्र किया। अगर चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड, और हमने कहा था कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होगा इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। ये वो काम है जो हम लास्ट टाइम तक। अब जरा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है जिसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस, उसी तरह आपके पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं निकालना चाहूं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था E डॉट डेल्टा A, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होगा B डॉट डेल्टा A या B डॉट A। डॉट को रिमूव करते तो आपको याद आएगा क्या लगा सकते क्रॉस थीटा। तो मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा BA क्रॉस थीटा। अगर मेरे पास ये सरफेस है, ये सरफेस का एरिया है, और यहां पर फील्ड कुछ ऐसी होगी, तो अब इस कंडीशन को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं। पिक्चर जब कॉपी नहीं करेंगे ना तो यही प्रॉब्लम होती है, रजिस्टर में लगता है कम पड़ा था। अब मेरी उम्र हो गई थी, इतनी भी नहीं कि मुझे गलत याद हो। वो आप इतना कॉन्फिडेंट हो गए का सर, बस उसके बाद आपकी क्लास ही नहीं हुई। ठीक, चल मैं जल्दी से रिव्यू करता हूं। तो आपने कहा था कि सर इसको आप दो तरीके से लिख देते हैं, बेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बेस पैरेलल टू एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर बी और सरफेस पैरेलल हो जाए, तो बी एरिया की क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ऐसे सूरत में फ्लक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। फिर मुझे याद है मैंने एक जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, जिसमें सवाल ये था, शायद आपको याद है आपने सॉल्व किया। फील्ड थी, एक सरफेस थी, आपको बताया गया था कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। आपको फील्ड की वैल्यू गिवन थी 2 टेस्ला, आपको शीट का एरिया गिवन है लेट्स से 100 स्क्वायर मीटर। अगर मेरे को फ्लक्स निकाले, तो जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो आप लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। बी की जगह क्या लिखेंगे 2, ए की जगह क्या लिखेंगे 100। आर मतलब मसला हुआ था थीटा में, ये थीटा 30 नहीं, क्योंकि 30 तो एंगल है जो सर्कल ऑफ फील्ड के तरफ, मुझे वो एंगल चाहिए जो सरफेस एरिया और फील्ड के तरफ है। अब सरफेस एरिया अगर मैंने बनाना है तो इसने डिस्टेंस देख के उसे याद किया है कितना, तो समझ में आ रहा है 60 या कितना होना चाहिए 60 होता है। आप यहाँ पर जो एंगल पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे 60 पुट करेंगे। यहाँ तक का काम वो काम था जो मैंने लास्ट टाइम आपको करवा दिया था। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल है थीटा, वो बी और ए का एंगल, यहाँ जो एंगल गिवन है वो सरफेस का एंगल है 30। तो अगर एरिया का एंगल चाहिए तो पहले एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने एरिया क्या किया ड्रॉ किया, जब एरिया आपने ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल 90 है, ये 30 है, तो जो बच गया वो कितना हो जाएगा 60। और ये वो एंगल जो बेसिकली बी और ए के तरफ, हमें फ्लक्स पर जो एंगल चाहिए होता है वो बी और एरिया के एंगल। ठीक, अगर कुछ भी नोट करना है नोट कर ले, तो फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू करूँ।
तो इसलिए अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी जगह पर करंट प्रोड्यूस करने का नॉर्मल तरीका क्या होता था? सेल और बैटरी। आप सर्किट में सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स ईएमएफ सोर्स लगाइए, करंट जनरेट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट करें, मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वानोमीटर से। बताइए गैल्वानोमीटर कहाँ रिफ्लेक्शन दे? अगर गैल्वानोमीटर आपको याद दिलाओ तो गैल्वानोमीटर के सेंटर में होता था 0, लेफ्ट में होता था 30, राइट में होता था 30। अभी रिसेंटली प्रैक्टिकल नाम यूज किया होगा। अगर गैल्वानोमीटर में करंट ना हो तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट की मदद से या तो ये राइट रिफ्लेक्ट करेगा या ये लेफ्ट रिफ्लेक्ट करेगा। अभी बताइए गैल्वानोमीटर कितनी रिफ्लेक्शन देगा? 0, क्योंकि कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। अभी गैल्वानोमीटर कितनी रिफ्लेक्शन देगा? 0, बिकॉज देयर इज नो वोल्टेज सोर्स। ऐसा होगा। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक मैग्नेट लगा रखा, जो उसका नॉर्थ है, वही मैग्नेट का क्या है? साउथ। ठीक, मैं क्या करता हूं, मैं इस मैग्नेट को फॉरवर्ड पुश करता हूं। जब मैं इस मैग्नेट को पुश करता हूं तो मुझे गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आती है। मुझे गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आती है। वो डिफ्लेक्शन क्यों नजर आ रही है? वो इस वजह से नजर आ रही है कि आपने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ क्या कहता है? जब भी किसी कंडक्टर का फ्लक्स बदलेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो। हम जब कभी भी किसी कंडक्टर का क्या बदलेंगे? फ्लक्स, तो उसके अंदर क्या होगा? इंडक्शन। अभी मैंने फ्लक्स आपको पढ़ाया। अब फ्लक्स बदलने का एक तरीका ये होता है कि बी बदल दे, दूसरा तरीका होता है ए बदल दे, तीसरा तरीका होता है एंगल बदल दे। क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है किसके? बी ए कॉस थीटा। अगर फर्स्ट करें ये सरफेस है तो क्या इसका एरिया चेंज हो सकता है? नहीं। फर्स्ट करें ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, क्या अब फील्ड चेंज हो सकती है? नहीं। हाँ, मैं एक काम करूं, अभी ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं इस डोर को रोटेट करूं तो लाइन तो ऐसे जा रही होगी। अब इनके दरमियान एंगल क्या होगा? चेंज। एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज। तो फ्लक्स बदलने का एक तरीका क्या है कि आप एंगल बदलिए, एक तरीका ये है कि आप फील्ड बदलिए, और एक तरीका ये है कि आप एरिया बदलिए। यहाँ पर क्या बदल? जब आप मैग्नेट को खरीद रहा है, फील्ड कैसे बदल रही है? वीक हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो रही है। जब आप मैग्नेट को खरीद लाएंगे तो पी बदलेगा। मैग्नेट अपनी जगह पर है, कॉइल को दूर ले जाइए तब भी फील्ड क्या होगा? चेंज। आप मैग्नेट बदल दीजिए तब भी फील्ड क्या होगा? चेंज। ऑप्शन नंबर 2, एरिया बदल दो। ऐसा कॉइल लाके रख दीजिए जो श्रिंक हो, डायलेट हो, फिर श्रिंक हो, फिर डायलेट हो, यानी कम हो, एक्सटेंड हो गए, बड़ा हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि अब क्या चेंज होगा? एरिया। पॉसिबिलिटी नंबर 3, फील्ड को भी सेम रखिए, एरिया को भी सेम रखिए, सिर्फ सरफेस को या फील्ड को क्या करते रहिए? घुमाते रहिए, क्योंकि घूमने से उसका एरिया क्या हो रहा होगा? चेंज। जो एग्जांपल मैं सामने डोर पे दे रहा था वो बच्चे जो घर में बैठे होंगे वो शायद ना सब विजुअलाइज कर पाए। हम ये कह रहे थे कि ये ऐसे है तो एरिया है, अगर आप इसको रोटेट करवाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? चेंज। एरिया के चेंज या सॉरी एरिया चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, और एंगल के चेंज होने से जो है वो फ्लक्स क्या होगा? चेंज। फैराडे लॉ कहता है जब भी किसी कंडक्टर का फ्लक्स बदलते हैं उस कंडक्टर के अंदर क्या होती है? इंडक्शन। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक, तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये लॉ आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो उसका चेंज क्या बन जाएगा? 0।
और जब वो जीरो बनेगा तो ईएमएफ भी क्या बन जाएगा, जीरो। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है एन, एन मींस नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए अगर मैं मैट्रिक्स को लाके रखूं तो फील्ड होगी, फ्लक्स होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। अगर सिर्फ मैट्रिक्स लाके रख दी तो फील्ड होगी, फ्लक्स होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो चेंज कितना होगा, जीरो। तो ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर आप मैग्नेट को करीब ला रहे हैं, दूर ले आ रहे हैं, कॉइल को करीब ला रहे हैं, कॉइल को दूर ले आ रहे हैं, आप बी को चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज करेंगे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। या समझ वाली। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, फैराडे लॉ के साथ आप एक लॉ और पढ़ते थे जिसका नाम था लेंज़es लॉ। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना फिजिक्स की बुनियादों में से एक है। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से नजर आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई किया तो आपने उसको नाम दे दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शायद अगर आपने सेकेंड में टॉपिक याद किया है तो अक्सर लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन में जुमला ये लिखता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेन अप्लाइड टू हीट एनर्जी। ठीक इसी तरीके से जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ते थे तो वहां पर आपने पढ़ा बर्नौलीज प्रिंसिपल। नहीं पढ़ा, बर्नौली कुछ पूछना नहीं पाता। बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड डायनेमिक्स। हर जगह पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको किसी नए लॉ की शक्ल में नजर आ सकता है। तो जैसे हमने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नौलीज प्रिंसिपल है। यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेसिकली लेंज़es लॉ। लेंज़es लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ always opposes the cause which has produced it। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। ये जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको और से समझिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। तो बता सकते हैं यहां पर अभी ईएमएफ का कॉज क्या है, मैग्नेट का टुवर्ड्स सॉलिनॉइड का। अब दो कॉन्सेप्ट जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं लेकिन मैं बताता हूं क्योंकि वो इस्तेमाल होता है। जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। शायद आपको याद है जब बार्ट एंड सेवर्ट लॉ जो कहता था B इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, जहां पे I का मतलब है करंट, R का मतलब है डिस्टेंस। म्यू नॉट जो है वो पढ़ ली कुछ याद आया। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप रूल ये कहते थे कि कंडक्टर को राइट हैंड में इस तरह ग्रिप करें कि थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को और कर्ल ऑफ द फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट जा रहा है अपवर्ड तो राइट हैंड ऐसे होल्ड किया जाएगा, ठीक, कि थंब करंट की डायरेक्शन में, कर्ल ऑफ द फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। करंट जा रहा है डाउनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक इसी तरह जब किसी सोलेनॉइड से करंट पास होगा, जब किसी सोलेनॉइड से करंट पास होगा तो ये भी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ फर्क क्या है, कंडक्टर में करंट जाता है स्ट्रेट, फील्ड होती है सर्कुलर। तो सब विजुअलाइज करें, सोलेनॉइड में करंट कैसे जा रहा होगा, सर्कुलर, तो फील्ड क्या बन जाएगी, स्ट्रेट। ठीक, देखिए कंडक्टर में तो करंट यहां से यहां जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा। सोलेनॉइड तो कॉइल है, कॉइल में क्या होगा, एक टर्न से गुजरेगा, फिर दूसरे में गुजरेगा, फिर तीसरे में गुजरेगा, फिर चौथे से गुजरेगा, फिर पांचवें से गुजरेगा। यानी करंट कैसे गुजरेगा, सर्कुलर, तो फील्ड स्ट्रेट हो जाएगी। और रोल क्या, राइट हैंड ग्रिप रूल, सिर्फ रोल चल जाएगा। करंट स्ट्रेट था, फील्ड सर्कुलर। सोलेनॉइड में क्या होगा, करंट सर्कुलर होगा, फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। यानी अगर इस सोलेनॉइड में करंट ऐसे रहा
तो आप राइट लें ऐसे रखेंगे, ये करंट इस डायरेक्शन में, तो ये जो थंब होगा ना ये शो करेगा नॉर्थ ऑफ द फील्ड, ये थंब किसको शो करेगा, नॉर्थ ऑफ द फील्ड। अगर यही करंट यूं जाता तो यहां से वापस आता, तो अब मैं राइट हैंड क्या करता, ऐसे रखता, जब ऐसे रखता तो ये क्या बनता मेरे पास, नॉर्थ, और ये क्या बनता साउथ। कुछ पहले पढ़ रहा है क्या, इसके अलावा एक पाकिस्तानी तरीका भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कॉइल यहाँ पे रखा और मैं कॉइल को ऊपर से देख रहा हूँ और करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, तो एंटी क्लॉकवाइज यही हो गया, तो थंब ऊपर है तो ऊपर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। जब और से लिखिए, अगर मैं नॉर्थ लिखूं एन, तो वो एन आपको सेंस ही कौन सी देता है, एंटी क्लॉकवाइज की। समझ आया, दोबारा देखो, अगर करंट जा रहा हूं ऊपर से देख लो क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड ऐसे रखो, तो थंब का चला जाएगा नीचे, तो ये नॉर्थ बनेगा, तो ये क्या होगा साउथ, यानी अगर क्लॉकवाइज चल रही है क्या बनेगा साउथ। अब चेक करें, जब आप साउथ लिखेंगे एस, तो आपको देख के बड़ी खुशी होगी कि साउथ आपको कौन सी सेंस देता है, क्लॉकवाइज। कुछ पहले बड़ा नहीं जाता, अगर मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता नजर आ रहा है दैट मींस मुझे नॉर्थ नजर आ रहा है, दूसरा साउथ होगा। अगर मुझे करंट क्लॉकवाइज आता नजर आ रहा है तो मुझे साउथ नजर आ रहा है, दूसरा क्या होगा नॉर्थ होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपका आइडियल है वो सही है, कॉन्सेप्ट सही है, मैं एक एग्जांपल दूं। अगर राइट हैंड को इस तरह घुमाओ तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो है कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मुझे कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। जो चीज मेनली क्लॉकवाइज है वो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इस पेपर पे ऐसा नजर आ रहा है जैसे अक्सर बच्चों को आ रहा है, चलो इस एरो को देख के बताइए कैसा नजर आ रहा है, और ये मुझे कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। देख लीजिए मैंने क्या बनाया था, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो मुझे तो क्लॉकवाइज नजर आएगा, आपको क्या नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन रिजल्ट हम दोनों के ना बिल्कुल एक जैसे आएंगे। क्यों, फर्स्ट कर ले, यहां से करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैंने कहा राइट हैंड जो है वो मैं किस तरफ अप्लाई करूंगी, क्लॉकवाइज जा रहा है, मैंने कहा राइट हैंड ऐसे होना चाहिए, तो नॉर्थ ये बनेगा, साउथ ये बनेगा, जो मुझे करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। मैंने कहा ये साउथ है, ये क्या है नॉर्थ। जो करंट मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है वो आपको कैसा नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, नॉर्थ, तो ये क्या होगा, तो मेरी आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक जैसी है, एंड रिजल्ट एक जैसा है। ऑब्जर्वेशन इस सेंस बोलती है कि जो मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली चीज हमें ये समझ में आनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, नॉर्थ है या साउथ है। मैंने पाकिस्तानी तरीका आपको बता दिया, नॉर्थ आपको बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज, साउथ आपको बता रहा है क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखिए, सोलेनॉइड के करीब मैग्नेट था, फील्ड बनी, फ्लक्स बना, कांस्टेंट है, ईएमएफ जीरो है, करंट भी जीरो। अगर मैं इस मैग्नेट को टुवर्ड्स सोलेनॉइड लाऊंगा तो टुवर्ड्स सोलेनॉइड लाने से बी चेंज होगा, बी के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स से चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ क्या है, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। मुझे सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगा। तो अब आपको याद आएगा लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपने कॉस को क्या करता है, अपोज। इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपने कॉस को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब यहाँ पर कॉस है इस मैग्नेट का सोलेनॉइड के करीब आना, तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा, मैग्नेट करीब आए या दूर जाए, और दूर कैसे रहेगा, अगर ये नॉर्थ है तो इसको भी क्या बनना चाहिए, नॉर्थ, तो करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे। क्यों, जब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा
तो यहाँ पर इसकी अपनी फील्ड का क्या बन जाएगा नॉर्थ, और यहाँ क्या बनेगा साउथ। ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा रिपेल, जो अपने कॉस को अपोज कर देगा, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरीफाई हो। ठीक, ये कहलाता है लेंज़ेस लॉ। Induced EMF always opposes the cause which has produced it. तो cause है मैग्नेट का कहीं जाना, करंट ऐसे फ्लो करेगा कि क्या मैग्नेट दूर जाए। इस लेंज़ेस लॉ के यहाँ पर क्या लगा दी जाती है नेगेटिव साइन। क्या लगा देते हैं आप नेगेटिव साइन। दोबारा सुन, अगर कॉज होता मैग्नेट का दूर जाना, तो अब इंड्यूस करंट क्या चाहता, वो करीब जाए, और करीब जाने के लिए वो चाहता है कि यहाँ पर क्या बने और यहाँ क्या बने। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसी हो और यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसी, ठीक, ताकि उधर नॉर्थ बने इधर साउथ। अब अगर ये ब्लू वाला एरो फॉलो हुआ, तो जो गैल्वानोमीटर की निडल है वो इधर से दिखेगी, ठीक, और अगर ये ग्रीन वाला एरो फॉलो हुआ तो गैल्वानोमीटर की निडल इधर से दिखेगी। डिपेंड करता है करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है। भारत, क्या आपको ये फ्रेडल और लेंज़ लॉ वाला कुछ आइडिया रिकॉल हो रहा है? इसे नोट करो, इस को आगे बढ़ाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले नोट। यार मेरा जो सही से जो सर क्लासे पढ़ा है वो सर तैयार नहीं बनाया था, तो जो सही से मेरे साथ किया है ना उससे तैयार है ये ऊपर से ऊपर है, तो ये लिखा लेकिन जो सर क्लासे पढ़ा है वो बहुत सारी डिटेल का अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। तो ये किसी क्लास का करवाने तो इस ग्रुप में है इससे क्लासे का दूसरा डिटेल में देखो यार मैं सब कर लिया है नहीं, बस एक क्वेश्चन पूछिए पीछे वाला जो ये बहुत कम है तो मैंने ना मसल बुक किया है अपनी बोर्ड की बुक है ना, मैंने बोली थी इतना सारा ही बना है हर चीज बहुत डिटेल से लिखी थी यार, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे यार बताओ। तो एक ना मेडिकल वेबसाइट है, वेबसाइट पे एक तो पेड है, मैं पेड वाले की बात कर रही हूँ, मैं पेड वाले की बात कर रही हूँ, प्री मेड की बात कर रही हूँ, मैं मेडिकल की बात कर रही हूँ। अब जो 2000 प्लस एंड फीस है बहुत ही है, सबसे एंटिक्रिस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। अब मैं कुछ पे क्या इसकी कहां से लेना ऐसा ऐसा ऐड द फिर हाँ मेरे पास यार उसका ना एमपी में फॉर्म को गूगल पे डाल दे, चलो चलो ऐड डाउनलोड हो जाएगा। हाँ मैं कर तो हो जाएगा पेड तो कौन सी काम करेंगे हाँ सब पेड तो कुछ ऐसे ग्रुप लाइन के हमारे उसमें चीजों को शेयर करें, वो मुझे उसका नंबर भेजना था, मैं फिर से बताया अच्छी मम्मा को भी भेजना क्योंकि आपका नंबर बंद खुल गया, किसने बोला तुमने कब से खोल ही गया क्या फिर बैठे थे कैसे किया कि नहीं ये रहा मुंडा मेरा नंबर नहीं है कैसे बोला ग्रुप से कौन सा अच्छे मुझे इसका स्क्रीन खोलो, इसमें पेमेंट लैब को खोलो। हाँ हाँ तो कुछ है 10 मिनट है उसके बाद हमारे सर्च है और आप भी देखिए आप भी देखिए केमिस्ट्री में कौन सा टेस्ट है पर लाइकोइड्स एंड सॉलिड्स 5 बजे में केमिस्ट्री का लेक्चर ली थी तो उसने कहा कि आप लोग जब थर्सडे को आएंगे तो आपका लिक्विड एंड सॉलिड्स का टेस्ट होगा मैंने कहा यार आप 5 बजे लिक्विड्स और सॉलिड्स का टेस्ट है इसमें बताया था भैया हमें कोई इंसान नहीं है क्या लिक्विड सॉलिड ही तो है और देख रहा है और लाइक कौन सा परिवार हो गया पर टेस्ट दे रहे हो सब मैं देख रही हूं मुझसे कोई बात हो गया नंबर 2 क्या मुझे बड़ी को नंबर 2 इनवाइट को उसको मैं हां मैं कर दूंगी वो इसलिए वो तो ऐप में डाउनलोड करिए वो दोनों तरीके से हो जाएगा। लाइक बिना बात का स्कूल है काउंसलिंग करके लेकिन वो बताते हैं कि अनपेड है फिर भी हम आपसे पैसे लेंगे आपको इतने सारे एमसीक्यू को पार्टी के लिए लेंगे पैसे नहीं तो फिर हो जाएगा पैसे मांग वो अपनी प्रमोशन के लिए
इधर तरफ के बैठे थे तो मैंने वो दुआ की चाल देखी ये एग्रीमेंट किया हुआ है सोया पॉलिसी किया है ठीक हो गया याद वैसे मैंने नींद की सेज में बात की थी देयर विल स्कोर्स रिलेशंस वो डिसेंट सी थी ये पहली वाली थी एक थी वाली अलीजा ये कि मैंने मैं तो हमेशा ऑब्सेस्ड कर रहा हूं कोई जगह तेरे को भी मेरी तो मैं बोल रहा हूं ये ना तो मैं सीख कर यार ये देखो ये वाला ये नेटवर्क वाला ना नहीं चेंज कर ये नंबर इसमें ना बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम इसके भी यार ये कौन सा वाला है मेरे पास ये वाला है एग्रीमेंट एंड जो ऊपर है हाँ ये एग्रीमेंट वाला ही है ये तो कैसे किए नहीं है इसका है सही हो ये पर कर सकते हैं जरा वो मतलब डाउनलोड करने में चेंज हो गया सर व्हाट्सएप पे तुमसे नहीं सकता किसका नाम डालेगा क्या वाला ग्रुप हो ये मैं मैसेज कर रही हूँ तो मैंने तो मैसेज कर ये कोई मैसेज कर रही हूँ सर यहाँ देखो अच्छा अब अगर आपने सारी बातें सुन ली तो पहले तो बस थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर जो असल काम है वो हम सीखते रहते हैं ये बताइए कि अगर मेरे पास एक सोलेनॉइड है मैं सोलेनॉइड जो है वो थोड़ा ज्यादा तमीज से बना ताकि आप विजुअलाइज कर पाए देखिए जितने भी सोलेनॉइड होते हैं जब उनसे करंट गुजरता है ना तो बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकाला जाता है B इक्वल म्यू नॉट एन एस अब म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7 n कहलाता है टर्न डेंसिटी n का मतलब है क्या टर्न डेंसिटी और निकालते हैं n अपॉन l n का मतलब होता था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स l का मतलब होता था लेंथ तो मैं आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूँ टोटल number of turns divided by length. Total number of turns divided by
लेंथ। अब अगर आप सोलेनॉइड में करंट बदलेंगे तो उसके लिए बी भी बदलेगा, और फिर आपको याद आ जाएगा बी बदलेगा फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो उसमें इंडक्शन हो जाएगी। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक गैल्वानोमीटर लगा दिया और इधर लाकर मैंने रखा एक बार मैग्नेट जिसका ये साउथ है और नॉर्थ है। अगर मैं इस बार मैग्नेट को मूव करवाऊं इस डायरेक्शन में, तो बताइए यहां पर इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बदले। मुझे बताइए इस सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ से डाउनवर्ड कौन सा है? ये अब आप इस बना से फैसला कर ले तो मुझे बता दो। मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा करंट जो है हमारे पास जहाँ मैग्नेट है उस साइड डाउनवर्ड होगी और उसके दूसरी साइड वहाँ पर अपवर्ड होगी। नहीं यहाँ पर साउथ है ये राइट साइड से अपवर्ड होगी और लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड। हाँ लेफ्ट साइड ये यहाँ से राइट और यहाँ से यहाँ से अपवर्ड प्लस डाउन, यहाँ से अपवर्ड यहाँ से डाउन, मैं राइट साइड से अपवर्ड यहाँ से अपवर्ड यहाँ से डाउन, ऐसे ऐसे नहीं इसी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ना, पहले वहां पे नॉर्थ था यहाँ से अपवर्ड यहाँ से डाउन, ऐसे होगा ये देखो यू होगा यू करिए ये ऐसे राइट हां यू करिए नॉट सेकंड के नॉट क्लियर जाएगा यही से अपवर्ड और ये से डाउनवर्ड। सर अब एक काम करो, सबसे पहले तो इस बात का फैसला करें कि जो सोलेनॉइड है वो चाहेगा क्या, ये दूर जाता रहे या अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ, और यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में देखिए अगर करंट यू जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ, और अगर ये करंट यू जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है वो इधर से अपवर्ड होगी, इधर से डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरीके से चलेगी। हम हमें ये वाली सेंस होनी चाहिए कि हम इस बात को फिगर आउट कर पाए कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसे निकलती है, क्योंकि लेंज़ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा, और जो डायरेक्शन इधर बनाएंगे वो इस सब के ऊपर डायरेक्शन क्या बनेगी, सेम। अगर ये डाउन है तो सारे क्या बनेंगे, डाउन। क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ वो क्या बन रहा होगा, डाउन। आप जिस तरीके से सॉरी अप बन रहा होगा, आप जिस तरीके से विजुलाइज करना चाहते हैं, आपके से एक करंट यहाँ से आएगा, इधर गुजरेगा, इस वायर में जाएगा, पीछे से यूं जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर पीछे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, वो हर तरफ से एक जैसा बनेगा। कुछ बच्चे एक और तरीके से विजुलाइज करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मैं यहाँ खड़ा होकर देखूं सोलेनॉइड रखा हुआ, तो नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना एंटी क्लॉकवाइज जब आप ये एरो बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको हर तरीके से डायरेक्शन है ना विजुलाइज करने की सेंस बता दी है कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, यहीं से इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे अपने अगली क्लास में।